हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे। क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया, और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 1 का क्वेश्चन देखते हैं। The 1857 uprising was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate. ये क्वेश्चन आपका 2019 के मेंस एग्जाम में आया था। इसको आप GS 1 के सिलेबस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज और इश्यूज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली बात, यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री के पोर्शन में स्पेशली स्टैटिक पोर्शन का वेट ज्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन भी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग है, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर ही मेंस एग्जाम में पूछा गया था।
देखते हैं इसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट को निकालने की कोशिश करेंगे, कंटेक्स्ट को समझेंगे क्वेश्चन के। यहाँ पर 1857 के रिवॉल्ट के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो यूं ही नहीं हुआ था। उसके पीछे बड़े और छोटे जो भी रिबेलियन थे, लोकल रिबेलियन, पिछले 100 सालों से हो रहे ब्रिटिश रूल के अंडर होने के बाद एक फाइनल 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। इस ही चीज को हमें एलुसिडेट करना है। एलुसिडेट डायरेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है कि आपको इस इशू के ऊपर और एक्सप्लेन करना है। जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स या फिगर्स के साथ आपको अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। क्वेश्चन की जो लाइन है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। आप इसके अंदर डिफर नहीं हो सकते। मतलब अगर क्वेश्चन ने बोला है कि वॉल्ट उन सारे लोकल रिबेलियंस छोटे बड़े को मिलाकर हुआ है, तो आप इसको सपोर्ट करेंगे, आप इसको डिफर नहीं कर सकते। बेसिकली आप इस स्टेटमेंट को और एक्सप्लेन करेंगे, आप एग्जामिनर को कन्विंस करेंगे कि हाँ 1857 से पहले हो रहे ब्रिटिश रूल के अंदर 100 साल में हुए छोटे बड़े सभी तरह के लोकल रिबेलियन का नतीजा 1857 के अंदर देखा गया। आई होप यहाँ तक आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंटेंट की। हिस्ट्री के स्टैटिक पोर्शन का यह पार्ट है। सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, सारे रिबेलियंस आपने पढ़े होंगे, बस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्हें हम आर्टिकुलेट करके लिखेंगे। तो बेसिकली हमें सारे जो इवेंट्स हुए थे, जो भी लोकल रिबेलियन 1857 से पहले 100 सालों में जो भी हुए थे ब्रिटिश रूल के अंडर, उन्हें हम मेंशन करेंगे और आर्टिकुलेट करके लिख सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को हम उसी की लैंग्वेज में आंसर कर सकें। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे कि आपको दिख रहा है ब्रॉड थीम इसके अंदर 1857 है, तो आप उसी के बारे में ओवरव्यू दे सकते हैं और आगे का फ्लो मेंटेन हो तो उसको कनेक्ट करके मेन बॉडी से शुरुआत कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी आपको स्मॉल और बिग रिबेलियन 1857 से पहले ब्रिटिश रूल के 100 साल के ड्यूरेशन में जो भी रिबेलियंस हुए थे उन्हें आप आर्टिकुलेट करके लिस्ट आउट कर सकते हैं। फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं ओवरऑल कंसिक्वेंसेस बताकर कि उन रिबेलियंस का क्या असर पड़ा आगे। इस तरह से आपका एक डिसेंट आंसर तैयार हो जाएगा और इसे आपको खुद अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका स्टैटिक पार्ट से है प्लस मेंस में आ चुका है। आपको एक रफ आइडिया पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। फाइनली एक अच्छा मौका है जिसके थ्रू आप 1857 रिवॉल्ट को रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराने की कोशिश जल्दी से जल्दी की जाएगी। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मोर और लेस किस तरह का दिखना चाहिए। यह भी अपने आप में एक परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन एक मॉडल आंसर, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए कि एक डिसेंट आंसर इस लेवल का या इससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप काफ़ी तरह से कर सकते हैं। जनरली हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बैकग्राउंड से शुरुआत हो जाती है या फिर ओवरऑल जो भी इवेंट है उसके बारे में बताकर भी शुरुआत की जा सकती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि काफ़ी तरह से इंट्रोडक्शन की शुरुआत की जा सकती है। मोर और लेस यह आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको उस इवेंट से रिलेटेड क्या फैक्ट्स और फिगर्स याद हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं ब्रिटिश रूल की 1st सेंचुरी तक बहुत सारी अपराइजिंग हुई थी। अगर आपको हिस्टोरियन के नाम याद है तो आप उन्हें यूज करके एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि कैथलीन गॉग, उन्होंने इन रिबेलियंस को रिस्टोरेटिव रिबेलियंस कहा था, क्योंकि वो वहाँ के लोकल रूलर्स या फिर मुगल ऑफिशियल्स या डिस्पजेस्ड जमींदार ने शुरू किए थे। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो और भी हिस्टोरियन के स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं इस इवेंट के रिगार्डिंग। जैसे कि C.A. बेलाय, उन्होंने कहा था द इंडियन रिबेलियन वॉज नॉट वन मूवमेंट, इट वॉज मैनी। मतलब इंडियन रिबेलियन एक नहीं था बल्कि बहुत थे। और सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो मतलब 1857 को एक इवेंट नहीं माना जाए, एक रिबेलियन ना माना जाए, उसके पहले जो भी रिबेलियन हुए थे उन्हें भी काउंट किया जाए। बाकी आप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। मतलब कि 1857 से 100 साल पहले तक 40 मेजर रिबेलियन हो चुके थे और छोटे रिबेलियंस की तो काउंटिंग है ही नहीं। इन सारे रिबेलियंस का कैरेक्टर लोकल था, मतलब रीजनल था। जो मोटिव वो अचीव करना चाहते थे रिबेलियन से वह लोकली बेस्ड थे, इसलिए उन्हें आइसोलेट करके देखा जाता है
क्योंकि हर रिबेलियन का अपना डिफरेंट मोटिव था। अब आंसर की मेन बॉडी के अंदर आपको रिबेलियंस के बारे में लिस्ट आउट करना है। अब या तो आप सारे रिबेलियंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, पीजेंट्स का आप अलग बता सकते हैं, ट्राइबल्स का अलग बता सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली लिस्ट आउट करना चाहते हैं सारे एक साथ, वह भी कर सकते हैं। पर आपको पता होगा कि आंसर की विजिबिलिटी के लिए क्लासिफिकेशन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बात यह है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और आंसर को देखते ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि कैंडिडेट ने आंसर के अंदर क्या क्या लिखा होगा, मेन डिमांड्स या मेन रिबेलियंस कवर किए हैं या नहीं, या उसे आसानी से पता चल जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिबेलियंस दैट हैड अकर्ड इन द प्रीसीडिंग 100 years की हेडिंग बनाकर रिबेलियंस को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। आंसर की प्रेजेंटेशन बनाए रखने के लिए इसको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। पहला पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट्स, दूसरा ट्राइबल मूवमेंट्स मतलब ट्राइबल अपराइजिंग, और तीसरा मेन फ्रंटायर अपराइजिंग बिफोर 1857। अब इनके अंदर जो भी हमें याद होंगे रिबेलियंस, उनके बारे में लिखेंगे। एंड लेट मी टेल यू बिफोर डिस्कसिंग दैट कि सारी चीज़ें और एक्यूरेटली याद रखना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन जो हाथ में है, जो कंट्रोल में है, वो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है वो एक्यूरेट पता हो। अगर नहीं पता है तो हम उसे अवॉइड करेंगे लिखना। और जब हमें पता है कि स्टैटिक पोर्शन के अंदर क्या क्या आना है, तो हम अपने रियल एग्ज़ाम से जाने से पहले उसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसे अच्छे से जानेंगे, उससे अच्छे से याद करेंगे। ये कुछ चीज़ें हाथ में होती हैं और कैंडिडेट्स अपना ज़्यादा समय उन चीज़ों पर दे देते हैं जो उनके हाथ में नहीं होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए पहले कोशिश करिए कि जो आपके कंट्रोल में है उससे ठीक से किया जाए एटलीस्ट। आंसर की मेन बॉडी के अंदर हम शुरू करते हैं। पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट से शुरू करेंगे। नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे मूवमेंट हैं जो पॉलिटिकल और रिलीजियस चीज से इन्फ्लुएंस्ड हुए होंगे। पहला लिख सकते हैं सन्यासी अपराइजिंग। इसको होने का कारण यह था, पिलग्रिम्स को होली प्लेसेस पे जाने से रोका जाता था, रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, तो इसी वजह से सन्यासीज ने इंग्लिश फैक्ट्रीज को रेड कर दिया और टाउन से कंट्रीब्यूशन लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अंजाम दिया। अब ये सारा डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप सीधे सीधे कॉज और इफेक्ट या कंसिक्वेंसेस लिख सकते हैं। पर प्रॉब्लम यही आती है कि हर किसी का कॉज या कंसिक्वेंसेस हमें याद नहीं आता है, तो इस तरह से हम शैडो करते हैं। फिर हम बता सकते हैं पागलपंथीज के बारे में। इसके अंदर टीपू जैसे लीडर्स ने यह रिबेलियन लीड किया था। उनके कॉजेस रिलीजियस और पॉलिटिकल मोटिव्स ही थे। बेसिकली जमींदार्स के अंदर काम कर रहे टेनेंट्स के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। फिर हम बात करते हैं वहाबी मूवमेंट के बारे में। यह एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जिसका मकसद था कि मुस्लिम सोसाइटी को प्यूरिफाई करना, मतलब जितनी भी अन इस्लामिक वैल्यूज और प्रैक्टिसेस इस सोसाइटी के अंदर आ गई थी उन्हें एलिमिनेट करना और इस्लाम को उसके एक्चुअल फॉर्म में एस्टैब्लिश करना। फिर फराइजी रिवोल्ट अगेन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ टेनेंट्स के लिए था और उन्होंने सपोर्ट भी किया। कुकर रिवोल्ट, शुरुआत में इस रिवोल्ट के अंदर रिलीजियस मोटिव था फॉर प्यूरिफिकेशन इन सिखिज्म, पर जैसे ही राम सिंह जैसे लीडर के अंडर मूवमेंट आया तो रिबेलियन का मोटिव थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, मतलब पंजाब के अंदर से जो भी फॉरेन पावर्स हैं उन्हें हटाना और पंजाब के अंदर सिख रूल को रीस्टोर करना। तो यहाँ तक हमने बात करी पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट की। अब बात कर सकते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स और ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में। अच्छा, आगे जाने से पहले एक बात कि यहाँ पर जितने भी मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है, जितने भी रिबेलियंस के बारे में बताया गया है, वो एक्सप्लेनेटरी पर्पज से है। आंसर के अंदर हम वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। ओके, तो ट्राइबल मूवमेंट के अंदर संथाल रिबेलियन वेरी फेमस। यह बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट के खिलाफ था, क्योंकि बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन किया था। फिर बहुत सारे हैवी टैक्सेस, मनी लेंडर्स का ऑपरेशन, लैंडलॉर्ड्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, बहुत सारे रीज़न थे इस रिबेलियन के। इसलिए उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़कर बहुत बड़े लेवल पर रिबेल किया। फिर कोंड अपराइजिंग, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, 1837 और 1856 के बीच में यह रिबेलियन हुआ था। मेन कॉज यही था कि ब्रिटिश कुछ ऐसे रिचुअल्स को रोकना चाहते थे, सप्रेस करना चाहते थे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के। एंड देन ब्रिटिश ने नए टैक्सेस लगाए और ज़मींदार्स का भी इन्फ्लक्स हुआ, मतलब ज़मींदार्स और आए। इस सब की वजह से ट्राइबल्स को बहुत परेशानी हो रही थी और फिर आखिर में उन्होंने रिबेल किया। फिर बात करते हैं अर्ली मुंडा अपराइजिंग की। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी ने भी कई बार लैंडलॉर्ड्स, दिखूज, मनी लेंडर्स और ब्रिटिश के खिलाफ रिबेल किया था। दिखूज मतलब फॉरेनर्स। अपने लास्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, मेन फ्रंटायर अपराइजिंग बिफोर 1857।
इसके अंदर काशी अपराइजिंग के बारे में बात कर सकते हैं। काशी अपराइजिंग बेसिकली एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी ब्रिटिश के द्वारा, जिसके खिलाफ काशी के लोग थे। उन्हीं में से एक टिरोत सिंह, उसने ब्रिटिश गैरिसन में अटैक किया और काशी किंग के ऑर्डर्स को डिसोबे किया। यह रिबेल काफी सालों तक चल रहा और फाइनली 1833 में सप्रेस हो गया। कोशिश करिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह तो अपने आप याद हो जाते हैं रिवीजन करने से। नेक्स्ट, होम रिवॉल्ट। इसके अंदर हुआ क्या था, बर्मा वॉर हो रहा था, तब ब्रिटिश ने आसाम में रह रहे लोगों को बोला कि जब तक वॉर हो रहा है तब तक हम यहाँ पर हैं और फिर उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। लेकिन अपनी बात से मुकरते हुए ब्रिटिश ने इस टेरिटरी को भी अपने अंडर लेने की कोशिश करी, जिसकी वजह से यह रिवॉल्ट हुआ। इसके अंदर गोमधर कोनवर की लीडरशिप को देखा जाता है। पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन प्लीज। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट सिंहपोज रिबेलियन। जब ब्रिटिश खासीस को हरास करने में एंगेज थे तभी यह रिबेलियन, सिंहपोज रिबेलियन 1830s के अंदर हुआ और विद इन 3 मंथ इसको सप्रेस कर दिया। लेकिन फिर भी डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंट, उन्होंने दोबारा रिबेलियन के लिए खड़े हुए 1839 के अंदर और उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को मार गिराया। इस तरह आंसर की मेन बॉडी कंप्लीट होती है और आपको एक आइडिया लगेगा कि यूपीएससी के अंदर मेन जो स्टैटिक पोर्शन है वो जितना भी है उसे अच्छे से करना चाहिए। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ टॉपिक लाइक दीज, इसलिए वी शुड मेक श्योर जितना भी हमें पता हो उतना अच्छे से पता हो। आगे आंसर को कंक्लूड करते हैं। इन सारे रिवॉल्ट्स को देखकर यह पता चल जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब कॉलोनियल रूल था, तब भी बहुत सारी अपराइजिंग हुई थी, डिस्टर्बेंसेस थे। इन सेंचुरी लॉन्ग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पॉलिटिकल सब्जुगेशन, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को लाना, फिर रिलीजियस इंटरफेरेंस करना, यह सब सारे कल्मिनेट हो गए और फाइनली हमें 1857 के रिवॉल्ट में दिखते हैं। और 1857 के अंदर हर वो लीडर जो अपने लोकल रिबेलियन के अंदर अपनी आवाज़ उठाया था और उसकी आवाज़ को दबा दिया गया था, उसने अपना डिसकंटेंट 1857 के अंदर दिखाया। और इस तरह से इस आंसर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।